मैं क्या करवा रही हूँ, यूनिट 2 स्टार्ट। अब देखो यूनिट 2 में हमारे पास क्या है, एसी सर्किट, और यूनिट 1 में हमने क्या पढ़ा था, डीसी सर्किट के बारे में। तो मेरी साइड से डीसी सर्किट तो कंप्लीट हो गई है, बट व्हाट इज लेफ्ट, कौन सा वाला पोर्शन रहता है, थ्योरी वाला, राइट। तो थ्योरी में क्या क्या आएगा, कितना आएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या नहीं आता, थ्योरी वाला पार्ट मैं तुम्हें किसी दिन, एक दिन लास्ट में कवर कर दूंगी, पेपर से सेशनल से पहले कवर कर दूंगी, क्योंकि थ्योरी में तुम्हें रटना ही होता है, वो तुम लास्ट में रट के चले जाना। क्या, मुझे पता है फिक्स्ड क्वेश्चंस पता है कि ये क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के और ये नहीं आते, तो ये मैं थ्योरी रह गई डीसी सर्किट की लास्ट में लूंगी। दूसरी चीज और क्या रह गई, तुम्हारा टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरसी एंड एलसी सर्किट, ये भी मैं लास्ट में लूंगी, जितना टाइम बचेगा उस हिसाब से, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे इस पे क्वेश्चन आते हैं, कभी एक आध बार आया है तो आया है, वरना नहीं आता जनरली। ठीक है, इसके फिक्स फॉर्मूलाज हैं, मैं वो फॉर्मूलाज भी बता दूंगी। और एक बार मैं एसी सर्किट करवा दूं, फिर मैं थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम वगैरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के पीवाईक्यू से उठाऊंगी पेपर, और मतलब क्वेश्चंस उठाऊंगी, और फिर तुम्हें 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। गॉट इट। तो अभी सिलेबस थोड़ा सा जल्दी कवर करने के लिए मैं यूनिट 2 स्टार्ट कर रही हूँ, एसी सर्किट। एसी सर्किट में मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा आएगा रेजोनेंस तक। गॉट इट। तो स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक होता है डीसी सप्लाई और एक होती है एसी। कोई बताएगा मुझे कि क्या डिफरेंस होता है डीसी में और एसी में, बोलो। डीसी में डीसी सप्लाई मतलब बैटरी की फॉर्म में, जैसे तुम्हारे घर में सेल्स हैं वो यूज कर रहे हो। एसी सप्लाई कीप्स ऑन चेंजिंग, जो सॉकेट से सप्लाई आती है हमारे घरों में वो एसी होती है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे 3 कंपोनेंट के बारे में पढ़ोगे, एक होता है रेजिस्टर, एक होता है इंडक्टर, और एक होता है कैपेसिटर। रेजिस्टर क्या काम करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, राइट, करंट को रोकता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। इंडक्टर क्या काम करता है, इंडक्टर करंट के चेंज को रोकता है, मतलब वो कहता है कि मैं चेंज नहीं होने दूंगा करंट को, अगर 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो 10 एम्पियर फ्लो हो जा, आसानी से हो जा, 10 से अगर 100 हो रहा है तो वो एकदम से चेंज को अलाउ नहीं करता। और इंडक्टर की यूनिट क्या होती है, हेनरी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से। जनरली जो तुम्हें न्यूमेरिकल मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, मिली हेनरी में। तो मिली हेनरी को तुम्हें स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ हेनरी। गॉट इट। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या काम करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, और उसकी यूनिट क्या होती है, फेरेड। फेरेड को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। जनरली ये तुम्हें न्यूमेरिकल में माइक्रो फेरेड की फॉर्म में मिलेगा, तो माइक्रो फेरेड कितना होगा, 1 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड। ठीक है, क्लियर है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन, एक प्लेन वायर है और एक रेजिस्टेंस वाली वायर है, किस केस में आसानी से करंट फ्लो होता है, प्लेन वाली वायर में या रेजिस्टेंस वाली वायर में, तुम बताओ। प्लेन में ही फ्लो होगा, रेजिस्टेंस में तो करंट रोक देता है। इसी तरह एक प्लेन वायर है और एक इंडक्टर वाली वायर है, किस केस में आसानी से करंट फ्लो होगा, प्लेन वायर में या इंडक्टर वाली वायर में, प्लेन वायर में, राइट, क्योंकि इंडक्टर तो रोकने का काम करता है। इसी तरह अगर प्लेन वायर है और कैपेसिटर वाली वायर है तो किस केस में आसानी से करंट फ्लो होगा, बोलो। प्लेन वायर में ही, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या था, रेजिस्टर जो करंट को रोक रहा है, इस इंडक्टर के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रेजेंट है,
जो करंट को फ्लो होने से रोकता है ना, वरना तो इसमें भी आसानी से फ्लो हो जाता। तो हमने नहीं लगाया ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टर के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट रेजिस्टेंस है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, और उस रेजिस्टेंस को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे कहते हैं ना, हमारे अंदर है, हमारे अंदर का शैतान, मतलब हमारे अंदर रावण है, कि कोई भी हम गलत काम करते हैं तो वो हमारे अंदर की चीज है कि वो हमें गलत काम कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह इंडक्टर के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो है क्या ये, इंडक्टर के अंदर का रेजिस्टेंस। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से। एल इंडक्टर के लिए, रिएक्टेंस एक्स के लिए, और एक्सएल का हमारे पास फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ये तुमने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ रखा है, राइट? थोड़ा सा याद आया? वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा का क्या फॉर्मूला है, 2πf। इसमें देखो ये L इंडक्टर के लिए, X रिएक्टेंस के लिए। इनकी लैंग्वेज में तो रिएक्टेंस हो गया टेक्निकल लैंग्वेज में, बट हमारी लैंग्वेज में वो रेजिस्टेंस ही है। गॉट इट? अब अगर मैं ओमेगा की वैल्यू पुट करूंगी तो क्या आएगा, XL इज इक्वल टू पाई FL, और ये रेजिस्टेंस की ही फॉर्म है, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग। एक्सेल की क्या यूनिट होनी चाहिए, ओम्स। तो यूनिट भी क्या होती है, ओम्स। अब इसी तरह हमारे पास कैपेसिटर में भी कोई करंट फ्लो होने से रोक रहा है। कैपेसिटर के अंदर के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, XC, और XC का क्या फॉर्मूला होता है, 1/ओमेगा C। अगेन इसमें भी वही चीज है, XC इज इक्वल टू 1/2πfc। ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। गॉट इट? अब देखो, अगर हमारे पास रेजिस्टर है तो उसका रेजिस्टेंस, अगर इंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस XL, राइट? और अगर कैपेसिटर है तो उसका रेजिस्टेंस हमने क्या पढ़ा है, XC। बट व्हाट इफ कि अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, कॉम्बिनेशन में मतलब या तो R और L भी हो सकता है, R और C भी हो सकता है, और हमारे पास R L C भी हो सकता है। तो उस केस में इनके रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस। याद आया, पढ़ा हुआ है? और इम्पिडेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से, राइट? तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अगर आर एल सी का केस है तो Z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। और अगर आर सी का फॉर्मूला होता है तो Z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सी का स्क्वेयर। और अगर आर एल का केस है तो Z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल का स्क्वेयर। और इन सब की ही यूनिट क्या होगी, ओम, क्योंकि सारे ये रेजिस्टेंस की फॉर्म में है। तो बेसिकली अब तुम भूल जाओ कि ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, नहीं। अब ओम्स लॉ क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू आई जेड। अब डिपेंड करता है कि आर एल दिया हुआ है तो Z ये हो गया, आर सी दिया हुआ है तो ये हो गया, अगर C दिया हुआ है तो Z एक्स सी हो जाएगा, एक्स एल दिया हुआ है तो Z एक्स एल हो जाएगा। तो अब तुम ओम्स लॉ की जगह तुम इम्पिडेंस का वाला फॉर्मूला यूज करोगे। गॉट इट? नोट दिस डाउन। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बच्चों को फॉर्मूलेज में दिक्कत आती है, बट मैं तुम्हें सिर्फ एक ट्राइंगल बता रही हूँ, और उस फॉर्मूले से तुम इस इम्पिडेंस एक ट्राइंगल से तुम्हारे सारे फॉर्मूलेज कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा ट्राइंगल मैं बनाया, दैट इज नोन एज इम्पिडेंस ट्राइंगल। नाम से पता लग रहा है कि इम्पिडेंस ट्राइंगल है तो क्या होगा, सारा रेजिस्टेंस की फॉर्म में होगा। तो बेस में क्या होता है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R, परपेंडिकुलर पे क्या होता है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस XL, और
इंडक्ट कैपेसिटर का रेजिस्टेंस XC, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज पे क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन, और R XL XC का कॉम्बिनेशन क्या होएगा, Z, राइट। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि मैम XL है XC है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि अगर RL सर्किट, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि RL सर्किट है, तो तुम्हारा इम्पीडेंस ट्राइंगल क्या बन जाएगा, यहाँ पे R, यहाँ पे XL, यहाँ पे Z। और अगर तुम्हारे पास RC सर्किट है, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, तो उस केस में इम्पीडेंस ट्राइंगल क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, R, यहाँ पे C है तो XC आ जाएगा, ऑब्वियसली कि हट जाएगा XL, Z। बट व्हाट इफ कि अगर R L C का कॉम्बिनेशन है, तो उस केस में इम्पीडेंस ट्राइंगल क्या हो जाता है, R Z यहाँ पे, और अगर XL बड़ा है तो हम XL माइनस XC कर देते हैं, XC बड़ा है तो XC माइनस XL कर देते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फाई एंगल क्या है, यहाँ पे सब में फाई है। अगर मैं तुम्हें बोलूँगी कि तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन फाई की वैल्यू निकालनी है, कॉस फाई की वैल्यू निकालनी है, और टेन फाई की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल सकते हो। बताओ, ये एक स्टैंडर्ड इससे निकालना। साइन फाई बताओ क्या हो जाएगा, साइन से करते थे ना पंडित बद्री प्रसाद, बोलो, हर हर बोले, यही होएगा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो एक्सएल है तो एक्सएल, एक्सी है तो एक्सी, और दोनों ही है तो दोनों। कॉस फाई कितना हो जाएगा, आर बाई जेड, और ये कितना हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आर। तो अब देखो, तुम्हें ये फॉर्मूले याद रखने की जरूरत पड़ी साइन फाई कॉस फाई टेन फाई की, नहीं, बस तुम्हें ये इम्पिडेंस ट्राइंगल याद रखना है कि ये चीज़ है, और यहाँ से तुम्हारे फॉर्मूलेस आ गए, राइट। अब अगर मैं कहूँ कि तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज, जेड, जेड का स्क्वायर, पी क्या है, अगेन मैं वही ले रही हूँ, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, पी बेस रजिस्टर है, रजिस्टर का स्क्वायर। तो मैं z का ये फॉर्मूला लिख सकती हूँ, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जो मैंने पहले बताया था। तो अगेन ये भी फॉर्मूला तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सारा तुम्हारा इम्पिडेंस ट्राइंगल से आ गया। इसमें जो मेनली तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, कॉस फाई की पड़ती है, कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड होता है, और इम्पिडेंस ट्राइंगल की ये इम्पिडेंस की पड़ती है। गॉट इट। नेक्स्ट अब देखो, हमारे पास रेजिस्टेंस है। अगर मैं रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या बनता है, बताओ। रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनता है, आई इंटू आर क्या होता है, वोल्टेज। तो अगर मैं इम्पिडेंस ट्राइंगल में सारे पार्ट्स को करंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वोल्टेज ट्राइंगल बन जाएगा, राइट, बनेगा ना। तो मैं यहाँ भी आई कर देती हूँ, यहाँ भी आई कर देती हूँ, यहाँ भी आई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई। तो ये मेरा कौन सा ट्राइंगल बन गया अब, वोल्टेज ट्राइंगल। वोल्टेज ट्राइंगल भी इसी टाइप से ही होता है, रेजिस्टर बेस में होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज डिनोटेड बाय वी आर। वोल्टेज, ये वाली जो इम्पिडेंस वाला टोटल इम्पिडेंस होता है तो ये टोटल वोल्टेज। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है तो वी एल, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है तो वी। सेम वैसे ही बन गया जैसे पहले करा था। एंगल कितना आ गया, फाई। तो यहाँ पे लिख लो चाहे, V इज द टोटल वोल्टेज, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी एल इज इक्वल टू कितना होगा, आई इंटू, बोलो, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, है ना। देखो, अगर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इंटू आर हो रही है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितनी होगी, आई इंटू एक्सएल, क्योंकि इंडक्टर का रेजिस्टेंस इज एक्सएल, और वीसी कितना होगा, आई इंटू एक्सी। तो वी आर इज वोल्टेज अक्रॉस आर, वी एल इज
voltage across L, PC is voltage across C। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या तुम sin फाई, tan फाई, cos फाई निकाल सकते हो, या फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। करो और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। तो ये आ गया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से वोल्टेज का फॉर्मूला, साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई। अब नेक्स्ट देखो, वोल्टेज को अगर हम करंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, V इंटू आई किसके इक्वल होता है, पावर के होता है ना, P इज इक्वल टू वी आई। तो पावर ट्राइंगल पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बेस बता देती हूँ पावर का। हमारे पास बेसिकली क्या होता है, तीन टाइप्स की पावर होती है। एक होती है एक्टिव पावर, एक होती है हमारे पास रिएक्टिव पावर, एक होती है हमारे पास एपरेंट पावर। ठीक है, एक्टिव पावर को किससे डिनोट करते हैं, P से। रिएक्टिव पावर को किससे डिनोट करते हैं, Q से। एपरेंट पावर को किससे डिनोट करते हैं, S से। एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाई। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई साइन फाई। एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, राइट। एक्टिव पावर कौन से केस में यूज होती है, जब हमारे पास रेजिस्टिव लोड यूज होता है। रिएक्टिव पावर कब यूज होती है, जब इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव लोड यूज होगा। एपरेंट पावर कब होगी, जब आर एल, आर सी और आर एल सी का कॉम्बिनेशन होगा। एक्टिव पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट वॉट। रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, वी ए आर। ए आर मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और एपरेंट पावर की यूनिट क्या होती है, वी ए, ये मतलब वोल्ट एम्पियर। ठीक है, एक्टिव पावर को हम ट्रू पावर या फिर रियल पावर भी बोलते हैं। अब मुझे बता सकते हो रेजिस्टिव लोड तुम्हारा कहाँ यूज होता है, हमारे होम अप्लायंसेस, जितने भी घरों में हम डिवाइस यूज करते हैं ना, वो सारे रेजिस्टिव लोड्स हैं। तो इसका मतलब जो जितनी भी हमारे घरों में पावर होती है वो कौन सी पावर होती है, एक्टिव पावर। जैसे ऐसे नहीं कहते कि 5 वॉट का बल्ब आया है, 10 वॉट का बल्ब है, 60 वॉट का फैन है, ऐसे कहते हैं ना, वॉट कहते हैं। इंडक्टिव और कैपेसिटिव पावर कहाँ यूज होती है, लोड कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। और ये वाला लोड या कहाँ यूज होता है, ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, अब देखो एक चीज बताती हूँ, इससे तुम्हें कब ध्यान रहेगा, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। एक तुमने लेस का पैकेट देखा है, ठीक है, लेस के पैकेट में 4-5 चिप्स हैं बस। ठीक है, 10 रुपए वाले लेस में सिर्फ 5 चिप्स निकलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो जो एक्चुअल में तुम चिप्स खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, वो कौन सी पावर होगी, एक्टिव पावर। ठीक है, बाकी सारी जो हवा वो क्या होगी, रिएक्टिव पावर। ओके, और पैसे किसके लिए दे रहे हो तुम, बोलो, इन दोनों के लिए दे रहे हो, हवा के लिए भी और चिप्स के लिए भी। वो क्या होगी तुम्हारी, एपरेंट पावर। तो बेसिकली एपरेंट पावर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल देती हूँ। एक बियर का ग्लास देखा है, उसमें बियर यहाँ तक है और ऊपर सारे क्या है, फ्रोथ, झाग। तो बियर कौन सी पावर हो गई तुम्हारी, एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट, बोलो। एक्टिव। और जो झाग है, जिसके तुम्हें पैसे देने पड़ रहे हैं ग्लास के, झाग के, वो क्या है, और पेमेंट तो तुम दोनों की ही दे रहे हो, एपरेंट। ठीक है,
तो पावर ट्रायंगल मैंने बताया यहाँ रेजिस्टिव है, तो यहाँ पे कौन सा पावर होगा, एक्टिव पावर, राइट। पी, यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर होता तो यहाँ पे कौन सा पावर होगा, क्यू, रिएक्टिव पावर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एपरेंट पावर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और कॉस फाई साइन फाई लगाओगे तो वहां से भी तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। एक्टिव पावर जो रेजिस्टिव लोड वाली होती है, और रेजिस्टिव लोड वाले कहाँ पे होता है, बेस में, ये वाली है तुम्हारी एक्टिव पावर।